में राष्ट्रवाद, ठीक है, यानी जिसे हम नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं, इसके उदय के कारण क्या थे, कि क्या इसके राइजेस के कॉजेज थे, साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या था, इनके बारे में आपको विवेचना करना है। यानी भारत में राष्ट्रवाद किन कारणों से बेसिकली उभरा हमारे पास और इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, इसके बारे में ये सवाल आता है। ये पेपर में सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला इस तरीके से, ये तो 15 नंबर आपको देके जाएगा। दूसरा तरीका से सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ये अलग से 5 नंबर में आ सकता है। और साथ ही साथ राष्ट्रवाद के प्रभाव की विवेचना करें या चर्चा करें। तो कई तरीके से ये सवाल पेपर में आपको 15 नंबर, 5 मार्क्स और साथ ही साथ इसमें से कुछ एमसीक्यू के रूप में भी सवाल बनते हैं आपका। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है पहला सवाल, मतलब पहला सवाल का आंसर। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद होता क्या है, जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, ये है क्या आखिरकार। तो राष्ट्रवाद हमारे पहले बात अंदर की भावना है, जिसके द्वारा हम सभी देश के लोग, राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सभी के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है, एकता की भावना होगी, गौरव हो गया, तथा साथ ही साथ हमारे मन में स्वतंत्रता की जो इच्छा होती है, ये सभी चीज राष्ट्रवाद के थ्रू ही बेसिकली उत्पन्न होती है हमारे पास, ठीक है। अगर हम अपने भारत में बात करें तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जो विकास है, ये बेसिकली कहा जाए तो 19वीं सेंचुरी में, लगभग 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग टाइम पीरियड का था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियाँ, क्योंकि आपको मालूम होगा अंग्रेज लोग आए लगभग 1750 मान के चले उस टाइम पीरियड के समय, ठीक है। उनकी शोषणकारी नीतियाँ धीरे धीरे अप्लाई होना स्टार्ट हुई, समाज में सामाजिक जागरण हुआ, तथा साथ ही साथ आधुनिक जो शिक्षा के प्रसार ने हम सभी भारतीयों के मन में जो राष्ट्रीय चेतना, इन सब को जन्म देने का एक कारण भी बना। और यही राष्ट्रवाद बेसिकली हम सभी भारतीयों के मन में चल के आगे स्वतंत्रता संग्राम का जो सबसे बड़ा शक्ति, यही बन के उभर के आया है हमारे पास, ठीक है। यानी राष्ट्रवाद अगर आपसे पूछे तो क्या है, एक भावना है, ठीक है, एक हमारा इमोशन है जो अपने देश के प्रति है, कि हमारा देश के प्रति हमारा जो प्रेम है, एकता है, गौरव है, स्वतंत्रता की इच्छा, जो ये सभी के थ्रू, राष्ट्रवाद के थ्रू ही हमारे मन में बेसिकली उत्पन्न जो भावना, यही राष्ट्रवाद कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये आखिरकार होता क्या है। अब इस राष्ट्रवाद के देखिए उदय होने के मतलब राइजेस के क्या क्या कॉजेज थे, क्या कारण था, ये बताते हैं। पहला अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, वो अंग्रेजों की देखिए जो आर्थिक नीतियाँ थी, यानी अंग्रेजों द्वारा जो नीति चलाई जाती थी, वो बहुत ही शोषणकारी नीति थी। अंग्रेजों ने बेसिकली हमारे भारतीय जो कुटीर उद्योग है, ठीक है, उसको नष्ट कर दिया था। जो हमारे किसान भाई बंधु थे, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था। हमारे देश की संपत्ति को लूट कर वो लोग इंग्लैंड ले जा रहे थे। इससे हमारी भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ा था कि भाई हमारे देश का सामान आप अपने देश, हमारे देश का बिजनेस आप लोग बंद कर रहे हो, ठप कर रहे हो, देश के लोगों पे आप टैक्स लगवा रहे हैं, यहाँ पर है, तो क्यों आपको रहने दीजिए, आप हमारे देश पे रह के हमारे पे कब्जा कर नौटंकी मारोगे, सीधा सा बात है। तो क्या किया जाएगा आपके साथ, यहाँ पर आपकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि पश्चिमी शिक्षा, जो वेस्टर्न जो बेसिकली एजुकेशन है, इसके प्रसार ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता, साथ ही साथ जो लोकतंत्र और जो राष्ट्रवाद जैसे कई विचारों से परिचित कराया। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया वेस्टर्न कल्चर, ये जो आजकल हम लोग जो भी ड्रेसेस देखते हैं, जैसे बोलते हैं ये वेस्टर्न ड्रेसेस है, ठीक है। उसी प्रकार जो पश्चिमी शिक्षा हमारे पास है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसके थ्रू जब ये आया भारत में, तो कहीं ना कहीं से लोगों के मन में समानता, लोकतंत्र क्या होना चाहिए, लोकतंत्र कैसा हो सकता है, राष्ट्रवाद से सभी चीज़ों से हम लोग परिचित हुए। अंग्रेजी जो शिक्षा प्राप्त लोगों ने विदेशी शासन की जो कमी है कि भैया इसमें क्या कमी है, इसको अच्छे से समझा गया। और साथ ही साथ जनता को लोगों ने क्या किया, जागरूक बनाया। समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं होगी, पुस्तकों ने हमारे मन में राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। रेल है, डाक है, पहले तार का इस्तेमाल होता था, जैसी कई आधुनिक जो संचार सुविधाएं थे, ये देश के विभिन्न लोगों तक ये सभी चीज़ों को आपस में जोड़कर लोगों के मन में जो राष्ट्रीय एकता, इसके भावना को मजबूत किया। साथ ही साथ सामाजिक एवं जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, इन्होंने भी क्या किया, राष्ट्रवाद को बेसिकली बढ़ावा दिया। इनमें राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे अन्य समाज सुधारक हैं जिन्होंने हम सभी भारतीयों के मन में आत्मविश्वास और जो राष्ट्रीय गौरव है, इसकी जो भावना है, इसको विकसित की। 1885 में फिर क्या होता है, आपको मालूम हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है। जो राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया, संगठित किया गया और साथ ही साथ एक डायरेक्शन मिला कि किस प्रकार काम करना है। इसके अतिरिक्त जो इल्बर्ट बिल विवाद था, ठीक है, फिर बंगाल विभाजन हुआ, अंग्रेजों के ने जाति जो भेदभाव किया जाता था, उस ये सभी चीजों ने क्या किया, जो राष्ट्रीय भावना है उसको और भी अधिक मजबूत यहाँ पर बल देने का कार्य कर दिया। अब इस राष्ट्रवाद के देखिए क्या क्या प्रभाव हुए। सबसे पहले राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे भारतीयों के मन में राष्ट्रीय एकता और जो देशभक्ति की भावना है, ये बहुत बढ़ चढ़ के विकास हुई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बनकर उभरा, जिनमें स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बहुत सारे जन आंदोलन में लाखों लोगों ने क्या किया, भागीदारी यहाँ पर अपनी प्रस्तुत की। किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थियों की सभी की सक्रिय भागीदारी से जो स्वतंत्रता आंदोलन है वह जन आंदोलन बन चुका था। राष्ट्रवाद के प्रभाव से ही बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास है अंग्रेजी शासन जो व्यवस्था है इसके विरुद्ध तेज संघर्ष शुरू हुआ, और अंततः क्या होता है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ता है और हमारा भारत स्वतंत्र होता है। साथ ही साथ लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और जो आत्मनिर्भरता की जो भावना है, इन सभी चीजों को यहाँ पर बल दिया गया था। तो अंततः हम बोले कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है वो स्वतंत्रता संग्राम का आधार था। इससे विभिन्न धर्म है, भाषा है, क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया गया तथा सभी के मन में विदेशी शासन के जो विरुद्ध है कि संघर्ष करने का हमें मोटिवेशन मिला। राष्ट्रवाद की इसी भावना कारण भारत ने बहुत लंबा समय संघर्ष करके जो हमने स्वतंत्रता अपनी प्राप्त की। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद को जो हमारा आधुनिक भारत है इसके निर्माण की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वो एक माना जाता है। तो ये था राष्ट्रवाद के बारे में। अगर पेपर में ये सवाल आता है तो हमने आपको बताया कई तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन इसका अंतर मतलब एक ही होगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और इसके प्रभाव की विवेचना करें। तो ये सवाल 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सही बच्चे आराम से इसको पढ़ के कवर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना की जो परिस्थिति थी कि भैया क्या क्या कंडीशंस या फिर कह सकते हैं उस समय का क्या क्या कंडीशंस रहा होगा जिस बेसिस पे इसका स्थापना किया गया, उद्देश्य क्या था और प्रारंभिक जो इसने कार्य किए थे इसका आपको वर्णन करने बोला गया। तो आइए चलिए इसे डिकोड करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का हमारा सबसे प्रमुख जो राजनीतिक संगठन था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई यानी वर्तमान का जो मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक जो है एक अंग्रेज ऑफिसर, इसका नाम था A.O. हुम, उसके द्वारा की गई थी। और इसका सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी के नाम से जानते हैं आप लोग। तो कांग्रेस की स्थापना ने हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसको एक संगठित दिशा दी कि भैया आपको किस प्रकार कार्य करना है, और यही चलकर बेसिकली स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब इसकी स्थापना की जो परिस्थिति थी कि किन कारणों से इनका जन्म हुआ था ये बताते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों की जो आर्थिक, राजनीतिक और जो प्रशासनिक नीति है इन सभी चीज़ों से हमारी जो भारतीय जनता है वो असंतुष्ट हो चुकी थी। भैया ये लोग लूटने आए बस, किसानों पर चाहे अत्यधिक कर हो, भारतीय उद्योगों का पतन हो तथा साथ ही साथ अंग्रेज अधिकारियों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, इन सभी चीज़ों ने लोगों के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न की थी। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने हमारे भारतीयों के मन में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के जो विचार हुए ये सभी चीज विकसित हुई। समाचार पत्र, सामाजिक सुधार आंदोलन ने सभी चीजों को क्या किया, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने का कार्य किया। और इसी समय इल्बर्ट बिल विवाद हुआ जो कि 1883 में हुआ था, जिसने हम सभी भारतीयों को महसूस किया कि अंग्रेज जो है ये भारतीयों को समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। इन परिस्थितियों से क्या हुआ, एक ऐसे हमें राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ी कि जो पूरे भारत के लोगों की जो समस्या है उनको सरकार के सामने एकजुट होकर रख सके, और इसी उद्देश्य से बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो क्या कारण रहे होंगे ये मैंने आपसे ही बच्चों को यहाँ पर बता दिया। अगर आपको पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों के आधार पर या किन कारणों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ तो आप ये भी बता सकते हैं। अब इसके देखिए क्या उद्देश्य थे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो कांग्रेस का देखिए मुख्य जो उद्देश्य था वो विभिन्न प्रांत के जो भारतीय जो नेता थे उन सभी को एक मंच पर लेकर आना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। यह भारतीयों की जो समस्या है और मांगों को सरकार तक क्या करे, शांतिपूर्ण और साथ ही साथ एक संवैधानिक तरीके से लोगों तक आराम से पहुंचा सके। साथ ही साथ अगर बात करें प्रशासन में भारतीयों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया सके, नागरिक अधिकारों की रक्षा करे तथा जनता में जो राजनीतिक जो जागरूकता दिखी जाती है उसको फैलाने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया था। अब शुरुआत में देखिए क्या क्या कार्य किए गए। सबसे पहले जब कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, इसके जो नेता थे वो उदारवादी थे, मतलब मॉडरेट्स थे। उन्होंने याचिकाओं, प्रस्तावनाएं, जो भाषाएं हो गए, भाषण हो गए माफ करिएगा, और जो प्रतिनिधिमंडल है उनके माध्यम से सरकार पर जो सुधार के लिए दबाव डाला गया। उन्होंने भारतीयों के लिए सरकारी जो नौकरी है उनमें अवसर बढ़ाने, साथ ही साथ विधान परिषद में जो विस्तार करने, और जो भी कर है मतलब जो टैक्स चल रहे हैं उनमें आप कमी करें, और प्रशासनिक जो सुधार है उसकी मांग की। कांग्रेस ने पूरे देश के लोगों को एक यहाँ पर जो राजनीतिक मंच है वो प्रदान किया और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इससे हमारी जो भारतीय राष्ट्र एकता है उसको बढ़ावा मिला, भारतीयों में जो राजनीतिक जागरूकता है ये उत्पन्न हुई। साथ ही साथ
जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उनको संगठित एक स्वरूप प्रदान किया गया। अब बाद में वर्षों के बाद कुछ वर्षों बाद महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र जैसे कई नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा एक आंदोलन बेसिकली यहाँ पर बन गया था हमारे पास। ठीक है, तो ये सवाल अगर आएगा तो आपसे ही बच्चे इसको लिखिएगा। 15 मार्क्स का भी अगर सवाल आए तो आप बना के लिख सकते हैं। 5 मार्क्स से सवाल इन टॉपिक से बनेगा तो भी हो जाएगा, और 1 मार्क्स का सवाल तो आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है उदारवादी, जिसे हम मॉडरेट्स कहते हैं, और एक उग्रवादी जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ये दो प्रकार के नेता हैं। ठीक है, इनकी विचारधारा अलग है, कार्यप्रणाली अलग है, और उपलब्धियां भी अलग है, सबके अचीवमेंट्स भी देखिए अलग अलग है। तो चलिए समझते कौन से वो नेता थे जो उदारवादी विचारधारा के थे, उग्रवादी थे, इनकी विचारधारा में क्या अंतर था, कार्यप्रणाली किस प्रकार कार्य करने की सोच रखते थे, और साथ ही साथ किन लोगों ने किस प्रकार की उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की, इन सभी चीज़ चर्चा करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। फिलहाल अभी आपसे बच्चों को हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए। अगर आपको लगता है कि आप सभी बच्चों को हम लोग बेहतर पढ़ा रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोग आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक चरण को 2 प्रमुख विचारधाराओं में बांटा गया था। ठीक है, एक था उदारवादी जिसे मॉडरेट्स कहते हैं, और एक उग्रवादी जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। उदारवादियों को नेतृत्व जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कई नेताओं ने किया था। जबकि जो उग्रवादी नेता थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो थे, उन नेताओं में बेसिकली बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। दोनों का उद्देश्य यही था कि भारत की उन्नति हो और अंततः जो स्वतंत्रता है वो हम प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन सभी के देखिए कार्यप्रणाली और जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी, मतलब दोनों का काम करने का ढंग अलग था, विचार अलग अलग थे। तो बात करते हैं उदारवादियों की विचारधारा एवं कार्यप्रणाली। देखिए, जो उदारवादी थे, मॉडरेट्स जो थे, उन नेताओं का विश्वास था कि अंग्रेजी शासन में सुधार लाकर, अगर हम अंग्रेजी शासन में क्या सुधार लाएं तो हम भारतीयों की स्थिति बेहतर की जा सकती है। वे संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे आप लेटर लिखिए, याचिका करिए, भाषण दिए, प्रतिनिधिमंडल के साथ जाके बातचीत करें, इस प्रकार चाहते थे। उनका मानना यह था कि अंग्रेजी सरकार न्यायप्रिय है और उचित तर्कों के साथ अगर भारतीयों की समस्या को समाधान किया जा सकता, ऐसा उनका सोच था। ठीक है, यानी एक ग्रुप जो था जिसे हम उदारवादी कहते हैं वो इस प्रकार से सोचता था। अगला ग्रुप जो था हमारे पास उग्रवादी, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उनका मानना था कि याचिका से कुछ काम नहीं हो सकता। अगर हमें अपने देश को अगर आज़ादी दिलवाना है तो इस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने नारा भी दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और इसे हम लेके भी रहेंगे। उन्होंने स्वदेशी चीज को बेसिक एक्सेप्ट करना है, विदेशी चीज को बहिष्कार करना हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षा, जन जैसे कई यहाँ पर चीजों पर इन सभी चीजों को साधन बनाया। उनका उद्देश्य यही था कि जनता को क्या करना, सीधे से यहाँ पर आंदोलन से जुड़ने कार्य करता था। अब अगला बात करें उपलब्धियां एवं तुलना के क्षेत्र में, तो उदारवादियों ने जो भारतीयों में जो राजनीतिक जागरूकता है वो उत्पन्न की, राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक संगठित जो मंच है वो प्रदान करने का कार्य किया। उन्होंने भारतीय जनता को लोकतांत्रिक जो अधिकार है और साथ ही साथ संवैधानिक जो संघर्ष है, इन सभी चीजों का महत्व यहाँ पर समझाया गया। दूसरी ओर उग्रवादियों ने भारतीय जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उसको नई ऊर्जा दिया गया, मोटिवेशन दिया गया, व्यापक जन समर्थन यहाँ पर मिला लोगों का। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को सफल किया, यहाँ पर है विदेशी जो वस्तुएं उनका बहिष्कार किया गया, युवाओं में देशभक्ति की जो भावना है वो जगाएगी, और उनके प्रयासों से स्वराज की जो मांग है वो पूरे देश में यहाँ पर लोकप्रिय हो गई हमारे पास। उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उदारवादियों ने अपनी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी, जबकि उग्रवादी ने जन आंदोलन का रूप लिया। दोनों की संयुक्त भूमिका ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया, और आगे चल के यही आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन को नई दिशा मिली। इसलिए भारतीय जो स्वतंत्रता के इतिहास में दोनों विचारधाराओं का यहाँ पर समान रूप से योगदान माना जाता है कि दोनों की विचारधारा से हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त कर सका है। 1905 का ये क्या कारण था, क्या प्रभाव हुए, साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन का पीछे क्या उद्देश्य रहा था और कार्यक्रमों को किस प्रकार वर्णन किया गया, ये सब बताना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले 16 अक्टूबर को चलते हैं 1905 को कहानी समझाने के लिए। उस समय हमारे भारत के तत्कालीन जो वायसरॉय थे वो एक कह सकते हैं लीचड़ था, जिसका नाम था कर्जन। ठीक है, इन लोगों नाम में लॉर्ड रोड मत लगाइएगा, इन लोगों को हम लोग बोलते लीचड़। ठीक है, तो लीचड़ कर्जन के नाम से एक उस समय का वायसरॉय था भारत में। ठीक है, जिसने बंगाल का विभाजन किया था, जिसे हम लोग शॉर्ट में बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आधिकारिक रूप से इसका जो कारण था ये प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, मतलब प्रशासनिक सुविधा के कारण कि क्षेत्रों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इस वजह से बंगाल को बांटा जा रहा है। लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य यही था, क्योंकि बंगाल में अगर देखा जाए
तो राष्ट्रीय चेतना की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लोगों के मन में राष्ट्रवाद के प्रति भावना बढ़ चुकी थी। राष्ट्रवाद लोग बेसिकली संघर्ष करना सीख चुके थे कि हाँ अंग्रेजों को देश से हटाना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल विभाजन पे काम स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए, राष्ट्रीय चेतना को लोगों को कमज़ोर करना था अंग्रेजों को, और फूट डालो और शासन करो, ये तो अंग्रेजों की शुरुआत से ही नीति रही यहाँ पर है। तो बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया, जिससे भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है इसे एक नई दिशा यहाँ पर प्रदान हुई। अब इसके क्या कारण थे, सबसे पहले अगर बात करें बंगाल विभाजन के, तो अंग्रेज सरकार का कहना था कि बंगाल जो प्रांत था वो बहुत बड़ा होने के कारण इस पर प्रशासन हम लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए इसे दो भागों में बांटना जरूरी हो चुका है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य से बंगाल में जो बढ़ रही यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना था। अंग्रेज हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच में जो विभाजन है वो पैदा करके राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसे कमजोर करना चाहते थे। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोग आबादी अधिक थी, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू लोग की आबादी अधिक थी। इस प्रकार दोनों में धार्मिक आधार पर जो विभाजन करके अंग्रेज जो अपनी सत्ता को और मजबूत यहाँ पर करना चाहते थे। अब इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले ये बताते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन को पूरे देश में यहाँ पर तीव्र विरोध हुआ। लोगों ने जो विदेशी वस्तुएं सभी चीज़ों का विदेश से आने जो बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया, और देश की बनी हुई वस्तु जिन्हें स्वदेशी वस्तु कहते हैं इनके उद्देश्य को मतलब इनके जो उपयोग है उसको बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना हुई, साथ ही साथ देशभक्ति की जो भावना और तेजी से फैली। इस आंदोलन में विद्यार्थी हो, महिला हो, व्यापारी हो, किसानों ने भी सक्रिय रूप से यहाँ पर भागीदारी अपना शामिल किया। राष्ट्रीय आंदोलन पहली बार जन आंदोलन के रूप में सामने आया। लगातार विरोध के कारण अंग्रेजी सरकार को 1911 में ये जो बंगाल विभाजन है उसे रद्द करना पड़ा, और यह भारतीय जनता की सबसे पहली जो राजनीतिक सफलता थी वह थी हमारे पास बंगाल विभाजन रद्द करना है। मतलब 1905 को कहानी स्टार्ट हुआ, 1911 में सोचे जाके खत्म हुआ हमारे पास। अब इसके देखिए क्या क्या उद्देश्य थे, चलिए बताते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का देखिए मुख्य उद्देश्य यही था कि विदेशी वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना, और हमारे भारत के देखिए उद्योग से जितनी बनी हुई चीज़ें उनको बढ़ावा देना, साथ ही साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित हो सके। इसके अंतर्गत विदेशी जो कपड़े हैं, वस्तुओं की होली जलाएगी, मतलब विदेशी जो चीज़ें सबको जला दिया गया। भारतीय वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, तथा राष्ट्रीय जो शिक्षा हमारे देश के प्रति जो शिक्षा है उसका विस्तार किया गया। लोगों से स्वदेशी उद्योगों में मतलब निवेश करने बोला गया, और देसी वस्तुएं खरीदने की अपील की गई। आंदोलन का उद्देश्य केवल सुधार करना नहीं था, बल्कि लोगों के मन में राष्ट्रीय एकता और जो स्वतंत्रता की भावना है इसे और भी मजबूत करना था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ये दोनों ही आंदोलन कहा जाए हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। इन घटनाओं ने हमारे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना, आत्मनिर्भरता और एकता की जो भावना है उसे मजबूत किया। स्वदेशी आंदोलन ने आगे चलकर असहयोग, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे कई आंदोलन ने इन सब चीज़ों की आधारशिला रखी, और स्वतंत्रता जो संघर्ष हमारा चल रहा था इसको एक नई दिशा देने का यहाँ पर कार्य किया। तो ये था हमारा बंगाल विभाजन से। अगर कोई सवाल आता, स्वदेशी आंदोलन से आता, तो आप इसे पूरा कर सकते हैं। अगला हमारे पास आंदोलन जो कि होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल मूवमेंट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसके क्या कारण थे, प्रभाव थे, उद्देश्य थे, तथा साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट की जो भूमिका है इस आंदोलन में, इसके बारे में मूल्यांकन करने बोला गया है। तो चलिए बताते हैं। होम रूल मूवमेंट, ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए स्वशासन, मतलब यहाँ पर जो शासन होगा वो खुद का होगा, होम रूल होगा, ये दिलाना इस आंदोलन का मेन मोटिव था। इस आंदोलन की शुरुआत लगभग 1916 में दो प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और उस समय एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया, और साथ ही साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसको एक नई दिशा प्रदान की गई। इसके क्या कारण थे, सबसे पहला 1907 में सूरत का जो विभाजन होता है, इसके बाद भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति है वो धीमी पड़ गई। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 के दौरान। अंग्रेजी सरकार ने हमारे भारत के भाई बहनों से सहयोग तो लिया, लेकिन बदले में उन्हें जो राजनीतिक अधिकार बोले गए थे वो नहीं दिए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही आर्थिक जो राजनीतिक अधिकार है जो मांग कर रहे थे। इन परिस्थितियों में भारतीय जो नेताओं ने स्वशासन की जो मांग है उसको संगठित रूप से क्या किया, सभी ने मिलजुल कर उठाने का निर्णय लिया। आयरलैंड में बेसिकली होम रूल आंदोलन से ही हमारे जो भारतीय नेता हैं उन सभी को यहाँ पर प्रेरणा भी मिली थी। अब इसके क्या उद्देश्य थे अगर बात करें, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसके अंतर्गत जो स्वशासन है वो दिलाना था। इसके साथ ही जनता में जो राजनीतिक जागरूकता है ये फैलाना था, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था, स्वतंत्रता की भावना को विकास करना था, और इसका यही लक्ष्य बेसिकली था। आंदोलन का उद्देश्य यही था कि देखिए समाज में भिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, भिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, सभी को एक मंच पे लेकर आना है।
साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति है उसको आगे बढ़ाना है। बाल गंगाधर और बात करें एनी बेसेंट ये की क्या भूमिका रही है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो, मध्य भारत के होम रूल जो मूवमेंट है इसकी स्थापना की और इस आंदोलन को लोगों तक जन जन तक पहुंचाया। उनका प्रसिद्ध नारा आपने सुना भी होगा, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है उसे मैं लेकर रहूंगा। उन्होंने सभा हो गए, भाषण हो गए, कई लेखों के माध्यम से हमारे देश के लोगों के मन में ये जो राष्ट्रीय चेतना है वो जगाने का उन्होंने प्रयास किया। अब बात करें एनी बेसेंट के बारे में, तो एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल जो माफ करिएगा होम रूल जो मूवमेंट हमारे पास है इसकी स्थापना की और पूरे देश में जो स्वशासन की मांग है इसको लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने समाचार पत्र, भाषण हो गए, राज्य सभाएं जो करती थी वो उनके माध्यम से आंदोलन को व्यापक प्रचार किया। 1917 में उनकी गिरफ्तारी के बाद भी यह आंदोलन और तेजी से यहाँ पर विस्तार हो गया। अब इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, तो इन आंदोलन ने बेसिकली भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको नई ऊर्जा प्रदान की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो सहयोग है वो बढ़ा और 1916 का जो लखनऊ समझौता ये पॉसिबल हो पाया। जनता में जो स्वराज की मांग है वो व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर फैली। इसी आंदोलन ने आगे चल के बेसिकली महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन है उसका पृष्ठभूमि इसी आंदोलन ने बेसिकली तैयार किया था। तो होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यद्यपि इसका तत्काल उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसने कहीं ना कहीं हम सभी के मन में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और स्वशासन की मांग को जन जन तक बेसिकली पहुंचाने का कार्य किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा और एक जो गति है ये हमें प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसके क्या कारण रहे थे और साथ ही साथ इसके कार्यक्रम, उपलब्धियां और इसकी जो सीमाएं हैं इन सभी के बारे में आपको चर्चा करना है, ये विवेचना करना है। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या कारण है, चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। महात्मा गांधी नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन यानी जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़े पैमाने का आंदोलन था जहां पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसका नेतृत्व हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। यह आंदोलन लगभग 1920 से 1922 तक चला था। इसका परम उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शासन के साथ जो सहयोग है वो समाप्त हो, साथ ही साथ इसे कमजोर किया जा सके। अब भारत में जो स्वराज की मांग है, लोगों को स्वराज की ओर ले जाना है। यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर बेसिकली फोकस करता था और इसमें देश के जो विभिन्न वर्ग है, आप किसी भी धर्म के, जाति के, वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग लिया था। अब इसके क्या कारण रहे होंगे आइए बताते हैं। सबसे पहला कारण यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से वादा किया था कि भैया हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ युद्ध लड़ने चलिए, ठीक है। भारतीयों की अपेक्षा को पूर्ण नहीं किया। 1919 का रोलेक्ट एक्ट याद होगा अगर आप सभी बच्चों, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, भारतीयों के जो मौलिक अधिकार है उनके विरुद्ध था। उसी वर्ष क्या होता है आपको मालूम होगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जहां पर इन लिचोड़ों ने हमारे कह सकते भाई बंधुओं पर, कह सकते जो निहत्थे भाई बंधु थे उन पर गोली चलवाई थी। यह घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और अंग्रेजी शासन के प्रति जनता का जो विश्वास है वो समाप्त हो चुका था। अब इसके अतिरिक्त जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था इसमें भी गांधी जी ने क्या किया, समर्थन दे दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो और भी मजबूत होती चली गई। इन सभी कारणों से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन जो वो व्यापक रूप से स्टार्ट हुआ हमारे पास। अब इसके अंतर्गत कहा जाए तो लोगों ने जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज है, आदि सभी का बहिष्कार कर दिया। सरकारी उपाधियां जो और सम्मान लौटाने के लिए कहा गया। विदेशी जो वस्तुएं हैं, सामान है, सभी का बहिष्कार किया जाए और हमारे देश की जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, जो भी स्वदेशी वस्तु है, खादी के कपड़े, उन सभी चीजों को बढ़ावा दिया गया। सरकारी नौकरी, चुनावों से दूरी बनाने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय जो शिक्षण संस्थान है इनकी स्थापना की गई। साथ ही साथ चरखा तथा खादी को आत्मनिर्भरता कि हमारे देश में भी कपड़ों की चीज़ों की कमी नहीं हो सकती। हमारा देश पहले भी इनसे ठीक चल रहा, हमारा देश बहुत बढ़िया चल रहा था। तो ये सभी की चीज़ हमारे पास चरखा खादी को आत्मनिर्भरता का एक सिंबल हमारे पास बना के रखा गया। अगला बात करें पॉइंट में, इसकी उपलब्धियां बारे में बात करें तो इस आंदोलन ने पूरे देश में तेजी से फैल गया और पहली बार किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी वर्ग हो, महिलाएं हैं, व्यापारियों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। विदेशी कपड़ों की बिक्री में कमी आई और स्वदेशी जो उद्योग है उन सभी चीजों को यहाँ प्रोत्साहन मिला। कांग्रेस एक जन संगठन के रूप में उभरा तथा भारतीयों में राष्ट्रीय जो चेतना है, आत्मविश्वास है, इसका विकास हुआ। इस आंदोलन ने जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसको एक नई दिशा दी और एक व्यापक जो जन समर्थन है वो प्रदान किया गया। अब इसका देखिए कुछ लिमिटेशन भी, जैसे 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, एक पुलिस थाना है, शायद अगर मैं सही तो यूपी में था कभी, चौरा चौरी हत्याकांड, जहां पर पुलिस वालों को थाने में बेसिकली
आग जला के मार दिया गया। ठीक है, कई पुलिसकर्मी मारे गए इसमें। तो ये गांधी जी के सिद्धांत के खिलाफ था कि किसी भी प्रकार के वो हिंसा के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो ये जो आंदोलन चल रहा था उसे वापस ले लिया। इससे अनेक नेता और जो कार्यकर्ता थे निराश हुए, तथा स्वराज का जो लक्ष्य है वो तत्काल प्राप्त यहाँ पर नहीं हो सका। यद्यपि कहा है तो असहयोग आंदोलन अपने तत्काल उद्देश्य से उस समय सफल नहीं हो पाया, फिर भी यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनकर साबित हुआ। इससे जनता को अपनी राजनीतिक रूप से जो जागरूकता मिली, अंग्रेजी शासन की नींव को कमजोर किया, तथा आगे चलकर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई बड़े आंदोलन को ये मार्ग, मतलब ये रास्ता दिखा के चला गया था हमारे पास आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके क्या कारण थे, इसकी प्रमुख घटनाएं और इसका महत्व क्या था, इन सभी चीज़ों का वर्णन करना है। ठीक है, हमने आपको असहयोग आंदोलन पढ़ाया था, उसी प्रकार यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ाते हैं। तो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, और इसकी शुरुआत जब गांधी जी ने बेसिकली 12 मार्च 1930 को जो दांडी यात्रा हुई थी, या जिसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, उससे हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों का देखिए जो अन्यायपूर्ण कानून था उसको क्या करना, शांतिपूर्ण तरीके से और साथ ही साथ अहिंसक तरीके से इन सभी चीज़ों को क्या करना, उल्लंघन करना है, और हमारे भारत को पूर्ण स्वराज का जो हमारा मांग था उसकी ओर लेके चले जाना है। ठीक है, यह आंदोलन बेसिकली देशव्यापी में था, मतलब सभी लोगों के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा था, सभी लोग इसमें शामिल भी थे, और इसमें समाज के सभी वर्ग ने क्या किया था, इसमें अपना पार्टिसिपेशन भी किया था। अब इसके क्या कारण थे, देखिए सबसे पहला कारण था कि 1929 में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज को अपना जो लक्ष्य है वो घोषित किया था। अंग्रेज सरकार भारतीयों की जो राजनीतिक मांग है उनको लगातार बेसिकली उपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि भारत की जो भी राजनीतिक हमारे पास जो भी चीज़ें बोली जा रही थी उनको वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसकी उपेक्षा कर रहे थे। किसानों पर भारी कर लगाया गया था, आर्थिक देश में संकट चल रहा था, विदेशी वस्तुओं के जो बढ़ता प्रभाव था उससे जनता जो असंतुष्ट थी। नमक जो कि हमारे देश का है उस पर टैक्स लगाया जाना ये जनता के लिए एक अन्यायपूर्ण था, क्योंकि नमक जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता हमारे पास है। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इस शुरुआत करने का उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, यानी इस बेसिस पे ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब इसकी प्रमुख घटना के बारे में बात करें तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की, और 6 अप्रैल 1930 को जो दांडी है वहां पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर ये जो उनका नमक कानून था अंग्रेजों का उसे तोड़ दिया गया। इसके बाद पूरे देश में नमक कानून का जो है विरोध किया गया, उसका उल्लंघन किया गया, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों के भी सामने शांतिपूर्ण धरने दिए गए, और जो कर ना देने के आंदोलन भी यहाँ पर साथ में चलाया गया। लाखों लोगों ने आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन किया, भाग लिया, और हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। 1931 में एक पैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। इसके बाद आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित जरूर हुआ, लेकिन बाद में इसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया। अब इसका महत्व और इसके क्या क्या प्रभाव होते देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जो स्वतंत्रता संघर्ष को जन जन तक बेसिकली पहुंचाया। किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, विद्यार्थी हो, सभी व्यापारी हो, सभी समाज के जितने विभिन्न वर्ग के लोग थे सभी ने इसमें अपना सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन से भारतीयों में एक राष्ट्रीय एकता और आत्मविश्वास की जो भावना है वो मजबूत हुई। अंग्रेजी सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा और उसे गांधी जी के साथ लास्टली बात करना ही पड़ा। इसी आंदोलन के समय क्या हुआ, गांधी इरविन जो समझौता हुआ, और फिर एक जो कह सकते हैं गोलमेज सम्मेलन जिसे कहते हैं हम लोग, वो हुआ, जिसमें हमारे भारत के जो नेता थे उनकी जो भागीदारी हुई वो सुनिश्चित की गई। इन आंदोलनों ने क्या किया, विश्व का जो ध्यान है, वर्ल्ड का जो ध्यान है, वो भारत का जो स्वतंत्र संग्राम चल रहा था उसके ऊपर दिलाने के और आकर्षित यहाँ पर कार्य करने स्टार्ट किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आंदोलन था। यद्यपि इसमें देखिए तत्काल स्वतंत्रता तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इसने क्या किया, अंग्रेजी शासन की जो नींव है उसको कमजोर कर रख दिया था, क्योंकि भारतीय जनता में स्वतंत्रता की जो भावना है वो और अधिक प्रबल बन चुकी थी, और भारत की आज़ादी के संघर्ष को एक निर्णायक दिशा ले जाने में एक रास्ता देने के रूप में काम आया था हमारे पास। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा आपसे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल, तो इस प्रकार आपसे बच्चों को लिखना है। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसके कारण, कार्यक्रम एवं भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में इसमें इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत और अंतिम, पहला बात है ये लास्ट मूवमेंट था जो जिसमें चला था, और सबसे बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। यह आंदोलन लगभग 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान, वर्तमान का जो बेसिकली हमारे पास अगस्त क्रांति मैदान है,
वहां पे आयोजित अखिल भारतीय जो कांग्रेस समिति के अधिवेशन में प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर बेसिकली बहुत फेमस नारा है, करो या मरो, डू और डाई। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था और जो पूर्ण स्वतंत्रता है वो हमें प्राप्त करना था। अब इसके क्या कारण थे देखिए, फिर समझिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना उनका परमिशन लिए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया कि भाई हम लोग अपना देश से हम क्यों शामिल होंगे किसी दूसरे के पट्टे में, सिंपल सा बात है। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, लेकिन उसके प्रस्ताव में भारतीयों की जो उपेक्षाएं थी उसको अनुरूप नहीं दिया गया कि भारत के लोगों की क्या इच्छा है उसको वैल्यू नहीं दिया गया। कांग्रेस ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी, जिनमें बढ़ती मांगे हो, आर्थिक जो संकट हो गया, जनता में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा से आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। गांधी जी का मानना था कि अब अंग्रेजों को बेसिकली भारत छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी नींव कमजोर हो चुकी है। भारत छोड़ो आंदोलन के देखिए कार्यक्रम जो हम बात करें तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया। गांधी जी ने जनता से अहिंसक यहाँ पर जो संघर्ष है वो जारी रखने को आह्वान किया। लोगों ने जो सरकारी कार्यालय हो गए, न्यायालय हो गए, प्रशासनिक कार्य, इन सभी चीज़ों का शांतिपूर्ण तरीके से बहिष्कार किया। हड़तालें आयोजित की गई, विदेशी शासन का सहयोग न करने की अपील की गई। आंदोलन शुरू होते गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद, बहुत सभी लोगों ने बेसिकली क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बावजूद पूरे देश में विद्यार्थी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर हो, महिलाओं, युवाओं ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन को जारी रखा। कई स्थानों पर समानांतर सरकारें भी यहाँ पर स्थापित की गई। अब इसका महत्व और प्रभाव के बारे में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज शासन की नींव को गंभीर रूप से हिला दिया। इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय जो बेसिकली जनता है वो ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने तैयार नहीं है। लाखों लोगों ने जेल यात्राएं की और अनेक लोगों ने अपने प्राणों को बेसिकली बलिदान भी दिया इस संघर्ष में। यद्यपि अंग्रेजों से आंदोलन को कठोरता से जवाब दिया गया, फिर भी वो समझ गए कि भारत पर लंबे समय तक तो राज करना संभव नहीं है। अंततः इसी आंदोलन से स्वतंत्रता की जो प्रक्रिया वो और भी तेज हुई और लास्टली 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा ये स्वतंत्र हो सका। ठीक है, तो ये था आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ जो सवाल आएगा, चाहे वो 5 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है, वो सारे अब आपसे बच्चे अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ कुछ की पॉइंट्स आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण था। इसने देश के प्रत्येक वर्ग को बेसिकली स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया, साथ ही साथ अंग्रेजी शासन की जो अंत था इसकी भूमिका भी तैयार की। इससे हमारे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम और जो सबसे प्रभावी यहाँ पर जन आंदोलन है वो भी इसे माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इससे 5 नंबर का तो भर भर के कम क्वेश्चन तैयार होगा। 2 क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में 5, यहीं से पूछ दिया जाएगा। साइमन कमीशन के बारे में बताइए, नेहरू रिपोर्ट हो सकता है, गोलमेज, ये 3 टॉपिक है जिसमें से एकदम भर भर के एमसीक्यू भी आता है और 5 नंबर का सवाल भी कवर होता है। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर बेसिकली संवैधानिक जो सुधार है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट कह सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे आयोग बनाए, सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें साइमन कमीशन 1927 को आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928, गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 32 के टाइम पीरियड का था। इन घटनाओं ने भारत में जो संवैधानिक विकास और स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा देने का काम किया। सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन का। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक कह सकते हैं यहाँ पर ऑफिसर था अंग्रेजों का, जिनका नाम था जॉन साइमन। इसकी अध्यक्षता में एक टोटल कमेटी बना था, आयोग जिससे कहते हैं हम लोग, 7 लोगों कमेटी बना था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को यहाँ शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए पूरे देश में हमारे इस चीज़ का विरोध किया गया। और जब ये जो आदमी है जिसका नाम है जॉन साइमन, ये भारत जब आता है तो लोगों ने क्या किया, हमारे भारत की जनता ने नारा लगाना स्टार्ट किया, साइमन गो बैक। ठीक है, अब लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान इसी में जब अंग्रेजों ने क्या किया, लाठीचार्ज किया, तो हमारे भारत के लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनका इसके कारण निधन हो गया। फिर क्या था यहाँ पर, जो साइमन कमीशन है इसने कुछ संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की, लेकिन भारतीयों की स्वशासन की जो मांग है उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसे व्यापक रूप से एक असफल भी माना गया था हमारे पास। तो ये था साइमन कमीशन। तो अगर साइमन कमीशन के बारे में आएगा तो और भी बड़ा चढ़ा के इसके बारे में नोट डाउन कर लिख दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, फिर आता है नेहरू रिपोर्ट। देखिए साइमन कमीशन विरोध के बाद भारतीय नेताओं ने क्या किया, स्वयं का एक संविधान का प्रारूप तैयार, मतलब खुद का ड्राफ्ट किया। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, उत्तरदायी सरकारों, संयुक्त निर्वाचन की सिफारिश की गई। हालांकि मुस्लिम लीग में एक अलग वर्ग से इसका विरोध किया क्योंकि उनकी कुछ मांगों को इसमें स्थान नहीं मिला था। इसके बाद यह भारत के प्रथम जो लिखित हमारा संवैधानिक प्रारूप है, ड्राफ्ट जो है, उसके रूप में महत्वपूर्ण एक अत्यंत कड़ी था हमारे पास। ठीक है,
फिर है गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से अपने इतिहास में पढ़ा होगा इसे, 1930 से 1932 में लंदन में बेसिकली यहाँ पर 3 ये मीटिंग होता है। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, गांधी इरविन समझौता इसके बाद होता है 1932 को, जिसमें महात्मा गांधी जी ने दूसरे जो सम्मेलन हुआ उसमें पार्टिसिपेशन किया। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल और जो सांप्रदायिक मतभेद थे, इन कारण इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया, कोई बेसिकली बात नहीं निकला। तीसरा सम्मेलन में किसी महत्वपूर्ण परिणाम तक नहीं पहुंचा। फिर भी इस सम्मेलन के आधार पर आगे चलकर जो भारत शासन अधिनियम है 1935 इसका निर्माण हुआ। अब इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते अगर हम लोग, तो साइमन कमीशन भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा और इसके विरोध ने जो राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मजबूत किया। नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय नेताओं की जो संवैधानिक क्षमता उसको सिद्ध किया और भविष्य के संविधान की जो आधारशिला वो भी रखी। गोलमेज सम्मेलन तत्काल तो सफल नहीं रहा हमारे पास है, लेकिन उन्होंने भारत के संवैधानिक विकास की जो दिशा है ये निर्धारित करने का कार्य किया। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन कई भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यद्यपि ये भारतीयों को सभी मांगों को पूरा तो नहीं कर सका, फिर भी इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति दी और हमारे भारत की जो स्वतंत्रता और जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया इसको आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या जिसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। अगर इसमें से 5 नंबर का जो भी सवाल आएगा और 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा वो भी सारा का सारा आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जिसे आप जानते हैं 1931 का। इसकी पृष्ठभूमि, प्रमुख शर्तें और इसका जो महत्व था इसके बारे में आपको बताने बोला गया है। तो क्या था ये, चलिए समझते हैं। तो गांधी इरविन समझौता भारतीय स्वतंत्र संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह समझौता लगभग 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय का जो वायसरॉय था जिसका नाम था इरविन, इसके बीच में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसके दौरान राजनीतिक जो परिस्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों ने बातचीत का यहाँ मार्ग निकाला। इस समझौते में बेसिकली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक जो नया मोड़ बेसिकली लेकर आया और अंग्रेजी सरकार को कांग्रेस से वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इसकी पृष्ठभूमि तैयार कैसे होती है ये समझिए। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लाखों लोगों ने बेसिकली नमक कानून को तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जो टैक्स लगाए जाते थे उसका विरोध हुआ। आंदोलन के कारण हजारों जो सत्याग्रही जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। आंदोलन के कारण पूरे देश में जो अंग्रेजी शासन पर बेसिकली दबाव बढ़ता चला गया। दूसरा और जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति में आयोजित हुआ और कोई भी यहाँ पर बेसिकली निर्णायक जो फैसला वो नहीं निकल पाया। ऐसी स्थिति में जो वायसरॉय थे इरविन जो थे वो गांधी जी से बातचीत करने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दोनों के बीच में समझौता होता है। अब उसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी कुछ शर्तें भी थी, देखिए हमारे पास। पहले इस समझौते के अनुसार कहा जाए तो कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको स्थगित करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर एक सहमति भी जताई। दूसरी ओर सरकार ने राजनीतिक जो बंदियां चल रही थी उनको रिहा करने और साथ ही साथ जब्त की गई संपत्ति वापस करे तथा शांतिपूर्ण ढंग से जो नमक बनाने की अनुमति देने का वादा किया जाए। विदेशी वस्तुओं के शांतिपूर्ण बहिष्कार और धरने की जो अनुमति दी गई। हालांकि हिंसक गतिविधियों में शामिल जो भी व्यक्ति थे उनको इस समझौते का लाभ तो नहीं मिल पाया हमारे पास है। अब इसका देखिए क्या महत्व रहा था। गांधी इरविन समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। इससे गांधी जी को दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मतलब बताने का हमारे पास एक अवसर मिला। इस समझौते ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसक अगर हम आंदोलन के माध्यम से भी अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि कई क्रांतिकारियों और नेताओं ने इसकी आलोचना भी की क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। और हमारे भारत के बहुत सारे देखिए ऐसे क्रांतिकारी जिनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी की फांसी जो है ये भी नहीं रोकी जा सकी। गांधी इरविन समझौता ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि थी। यद्यपि इसमें भारत को तत्काल स्वतंत्रता तो नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी इसने कांग्रेस की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है वो बढ़ाई। हालांकि सरकार को वार्ता के लिए विवश किया गया और जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको एक नई दिशा यहाँ प्रदान हुई। इसलिए भारतीय इतिहास में इसका जो विशेष महत्व माना गया हमारे पास। मिशन के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि, इसका उद्देश्य, इसका जो प्रस्ताव था, साथ ही साथ इसकी असफलता के कारणों की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं सवाल को। तो क्रिस मिशन ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण घटना था। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक कह सकते ऑफिसर थे जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स।
इसके ही नेतृत्व में बेसिकली एक मिशन को भारत भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक है, इसका उद्देश्य यानी इसका जो एम रखा गया था कि भारतीय जितने भी नेता हो उनका सहयोग करना था, और साथ ही साथ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारत में देखिए जो राजनीतिक संकट चल रहे थे उनको कम करना था। लेकिन भारतीय नेताओं ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे यह जो मिशन है बेसिकली वो क्या हो गया, हमारे पास असफल हो गया। यानी अंग्रेजों ने भेजा था लेकिन उनकी अपनी मंशा थी, पहले बता रहा हूँ, इस वजह से हमारे भारतीय नेताओं ने इस चीज़ को अस्वीकार किया था। अब इसका बेसिकली पृष्ठभूमि के बारे में बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को बिना बोले किसी भी भारतीय नेता की सहमति के भारत को युद्ध में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। इससे हमारे कांग्रेस सहित जितने भी राजनीतिक दल थे उनमें एक असंतोष की भावना फैली। युद्ध के दौरान ब्रिटेन को भारत को बेसिकली सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन अमेरिका, चीन और अन्य जितने भी मित्र देश थे उन्होंने ब्रिटेन पर भारत को राजनीतिक अधिकार देने का दबाव भी डाला यहाँ पर है। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, हमारे भारतीय जो नेता थे उनको संतुष्ट करने के लिए एक मिशन भेजा, जिससे का नाम क्या था, हमारे पास क्रिप्स मिशन था। अब इसके क्या उद्देश्य थे, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना और युद्ध के बाद भारत के जो संवैधानिक भविष्य है उसका आश्वासन की भरोसा दिया गया कि आपका एक संवैधानिक भविष्य होगा। मिशन ने प्रस्ताव दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को एक डोमिनियन जो स्टेटस है वो दिया जाएगा, एक संवैधानिक सभा का गठन किया जाएगा जो भारत का जो नया संविधान है उसको तैयार करेगी। प्रांतों को यह अधिकार भी दिया जाएगा कि वह अगर चाहें तो एक नए संघ में शामिल ना हो, साथ ही साथ देसी रियासत जो भी थी हमारे पास उनको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व यानी लीडरशिप करने का प्रस्ताव रखा गया। युद्ध समाप्त होने तक रक्षा जो विभाग था बेसिकली वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहने वाला था। मतलब जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक जो हमारा डिफेंस जो डिपार्टमेंट था बेसिकली वो किसके अंतर्गत रहेगा, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही रहने वाला था। ठीक है, अब इसकी असफलता के देखिए क्या कारण था। सबसे पहले कांग्रेस ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसमें तत्काल स्वशासन या फिर पूर्ण स्वतंत्रता का जो बोला गया था बात के वो नहीं था। महात्मा गांधी जी से कहा कि भैया आप डूबते रहो, बस डूबते हुए बैंक को जो भविष्य देने वाला चेक होता नहीं कि भैया रख लो अपने पास, उस तरह का यहाँ बात बोला जा रहा है। मुस्लिम लीग भी इससे संतुष्ट नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं की गई थी। प्रांतों का अलग अलग होने का अधिकार देने से भारत का जो हमारा एकता था उस पर खतरा था। इसके अलावा रक्षा विभाग पर अगर ब्रिटिश नियंत्रण रहेगा तो आप खुद बताइए भारतीय नेताओं को ये स्वीकार कभी नहीं था। इन सभी कारणों से बेसिकली क्या हुआ, जो क्रिप्स मिशन था वो असफल हो गया था। यद्यपि क्रिप्स मिशन अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल तो नहीं हुआ, फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक यहाँ पर गति दी। इससे हमारे पास क्रिप्स की जो मिशन की असफलता के बाद भी भारतीयों को अंग्रेजों पर विश्वास समाप्त हो गया और उसी वर्ष महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन हमारे पास स्टार्ट कर दिया। इसलिए क्रिप्स मिशन की असफलता जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में माना जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला सवाल। अगर पूछा जाएगा क्रिप्स मिशन के बारे में तो यहाँ से 5 नंबर का भी सवाल आएगा तो आप लिख सकते हैं, और कुछ 1 नंबर का भी सवाल अगर फैक्ट वाइज पूछा जाएगा तो आप उन सवालों को यहाँ से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, आईएनए शॉर्ट में लोग कहते हैं, इसकी स्थापना, सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदानों का मूल्यांकन। बहुत सारे सवाल यहाँ से पेपर बनते हैं, चाहे वो 5 मार्क्स के नजरिए से हो चाहे आपका 15 नंबर के हो। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय हमारे पास है। इसका उद्देश्य यही था कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से, मतलब हथियार के बल पे ही हम भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करा सकते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने जापान की सहायता से की थी। बाद में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका जो नेतृत्व वो संभाला और इसे एक नई संगठन, नई ऊर्जा, साथ ही साथ इसमें स्पष्ट दिशा प्रदान की गई। नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जो हमारे पास है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक शक्तिशाली जो सैन्य शक्ति हमारा ये बन के उभर के आया था। इसकी स्थापना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान में देखिए बहुत सारे अनेक भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था। इन्हीं सैनिकों को संगठित करके कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद जो हिंद फौज हमारा उसका गठन किया। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर पहुंचे और उन्हें सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो हमारी है इसको बेसिकली जो हिंद सरकार इसकी स्थापना की और सैनिकों में जोश भरने के लिए आपने नारा बहुत सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तथा दिल्ली चलो, जैसे कई प्रेरणादायक जो नारे हैं वो दिए गए यहाँ पर है। अब सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका पर बात करें तो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की जो एक अनुशासित और एक संगठित सेना के रूप में इसका विकसित किया। उन्हें महिलाओं के लिए जो रानी झांसी हो गई रेजिमेंट, इनका गठन किया, जिसका नेतृत्व जो है यहाँ पर कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। बोस ने जापान, जर्मनी और अन्य देशों से भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की जो बेसिकली जो लिमिटेशन है वो भारत की सीमा पर इम्फाल, कोहिमा के क्षेत्रों में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। यद्यपि यह सैन्य अभियान जो है अंततः उतना सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों की जो चिंता है वो बहुत बढ़ा कर रख दी थी।
अब इनका स्वतंत्रता संग्राम योगदान बारे बात करें तो भारतीयों में ये राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना को अत्यधिक मजबूत किया। इसके सैनिकों के मुकदमे जिनमें आईएनए ट्रायल्स ने पूरे देश में जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आक्रोश था वो उत्पन्न किया। सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना के भारतीय सैनिकों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम क्या होता है 1946 का जो नौसेना विद्रोह होता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर आजाद हिंद फौज की गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार का जो भारतीय सेना पर विश्वास था वो कमजोर कर दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता का मार्ग और भी क्या हो गया हमारे पास तेजी से बढ़ा गया। यद्यपि यहाँ पर अंग्रेजों को पराजित तो नहीं कर सकी ये सेना, लेकिन हमारे इसका राष्ट्रीय और जो राजनीतिक प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेताजी ने के नेतृत्व में भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए त्याग, साहस और जो आत्मविश्वास की भावना ये जगाई। इसलिए ये जो सेना हमारे पास है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवपूर्ण और एक प्रेरणादायक अध्याय ये माना जाता है हमारे पास। तो ये सवाल अगर आएगा तो आपको 15 नंबर के लिए भी, 5 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए भी हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार आपसे बच्चों टॉपिक से कवर करने हैं। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा जाएगा भारत के विभाजन संबंधित। ठीक है, भारत के विभाजन के क्या कारण थे और इसके राजनीतिक तथा जो सामाजिक प्रभाव हुए इनकी आपको विवेचना करनी है। तो चलिए बात करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट करते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। यह विभाजन बेसिकली धार्मिक कह सकते आधार पर किया गया था। इसके कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और व्यापक रूप से हिंसा भी हुई। भारत के विभाजन का भारतीय राजनीति, समाज और जो अर्थव्यवस्था बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इस पर। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अंग्रेजों का एक लीचड़ नीति था, इसका नाम था फूट करो, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति थी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच में मतभेदों को बढ़ाया। 1909 में जो मॉर्लेमेंटो जो सुधार आता है बेसिकली इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन, मतलब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था नहीं, क्योंकि आप सभी को जैसे मालूम होगा कि सेपरेट इलेक्टोर्स में क्या था कि भैया एक वर्ग को, विशेष वर्ग को बेसिकली यहाँ पर है अलग से वोट देने का अधिकार है। आप खुद बताइए, एक देश के नागरिक अलग से वोट दिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने क्या किया, सांप्रदायिक जो राजनीति है बेसिकली उसको और मजबूत किया। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक अलग देश का नाम बेसिकली मांगा जिसका नाम था लीचड़ पाकिस्तान, इसके रखा। और इसका जो नेता जो बने वो थे मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस मांग को लगातार आगे बढ़ाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद था, क्रिप्स मिशन हो चाहे कैबिनेट मिशन हो, इसकी असफलता तथा जो बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा, इन सभी ने क्या किया, विभाजन का कार्य को और भी आगे बढ़ाया। फिर एक लास्ट में और एक लीचड़ आता है जिसका नाम था माउंटबेटन। इसकी योजना के आधार पर भारत का जो विभाजन है वो स्वीकार कर लिया गया। अब इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, तो विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। लाखों लोग उस समय जो थे उनको अपना घर छोड़कर एक देश से दूसरे देश जाना पड़ा, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा जो जन स्थानांतरण होता है वो हुआ। सांप्रदायिक लोग दंगों में लाखों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग घायल भी हुए, बेघर भी हुए। महिलाएं हो, बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा। विभाजन के कारण दोनों देशों के बीच में, चाहे वो कश्मीर सहित अन्य विवादों में, जो आज भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। आर्थिक दृष्टि देखा जाए तो भारत को उद्योग, कृषि क्षेत्र, संसाधन बंटवारों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी स्वतंत्र भारत ने, हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाकर अपना जो राष्ट्रीय एकता और जो विकास की दिशा में उसने आगे बढ़ना शुरू किया। बल्कि एक देश अगर देखा जाए जो हमारा देश लोकतांत्रिक बन रहा है और दूसरा देश जो है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, वो आतंकवादी देश है। ठीक है, तो भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक और अत्यंत दुखद घटना है। इससे भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसकी कीमत जो हमारे लाखों भाइयों बहन के विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा के रूप में चुकानी पड़ी। इस घटना से हमें राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता और जो आपसी सद्भाव वो बनाए रखने की सीख मिलती है। इसलिए भारत का विभाजन हमारे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथा एक संवेदनशील अध्याय माना जाता है। और आप सही बच्चे, ये जो नल्ला पाकिस्तान है इसके बारे में क्या विचार रखते हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ताकि उनको भी लगे कि भैया पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी मुख्य विशेषता जो प्रांतीय स्वायत्तता है यानी प्रोविजनल जो ऑटोनॉमी है, इसका वर्णन करने बोला गया। ठीक है, तो एक अधिनियम है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश शासन द्वारा ये पारित हुआ सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संवैधानिक जो अधिनियम है वो यही वाला है। यह अधिनियम साइमन कमीशन हो चाहे गोलमेज सम्मेलन हो तथा जो श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। बेसिकली इसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो प्रशासनिक सुधार करना, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रिफॉर्म्स होते वो करना था, और भारतीयों को सीमित रूप में शासन में भागीदारी देना, मतलब लिमिट में पावर देना था कुछ एरिया में। यद्यपि यह अधिनियम भारत को पूरा स्वशासन तो नहीं दे रहा था, लेकिन इसने भारतीय संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर के आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार से। इस अधिनियम में पहली बार जो अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, इसकी परिकल्पना की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा जो देसी रियासत है उनको शामिल करने का प्रस्ताव था। हालांकि यह संघ कभी लागू तो नहीं हो सका, लेकिन केंद्र में जो द्वैत शासन मतलब डायरची हो गए,
इसकी व्यवस्था का यहाँ प्रावधान इसमें किया गया था, लेकिन किया गया था, लागू नहीं किया गया था। प्रांतों में जो बेसिकली वो द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, मतलब यहाँ पर जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी है बेसिकली उसे लागू कर दिया गया था, और जो द्वैध शासन हमारे पास है टेरिटरी उसको समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय जो मंत्रिमंडल है उनको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन और जो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पे उनको खुद पे निर्णय लेने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत कहा जाए तो जो केंद्र और प्रांतों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, संघर्ष असंघीय हो चाहे प्रांतीय हो चाहे समवर्ती सूची के आधार पर किया गया। मताधिकार का यहाँ पर विस्तार किया गया, जिससे पहले की तुलना में देखा जाए तो भारतीयों को मतदान देने का अधिकार मिला। संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1937 में हुई। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई, और इसी अधिनियम से बेसिकली इसका स्थापना का जो अधिनियम वो प्रदान किया गया था। अगर बात करें प्रांतीय स्वतंत्रता, इस अधिनियम की सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि प्रांतीय स्वतंत्रता थी। इसके अंतर्गत प्रांतों में जो निर्वाचित माननीय मंत्री है उनको प्रशासन चलाने का अधिकार दिया जाएगा। 1937 का जो चुनाव हुआ था, इसके बाद कई प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। शिक्षा हो, कृषि हो, उद्योग हो, जन कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। हालांकि गवर्नर के पास इसमें कुछ स्पेशल राइट्स भी थे, जिसके कारण प्रांतीय सरकार पूरे तरीके से 100% कहा जाए तो स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं कर सकता था। अब इसका महत्व में मूल्यांकन करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके कई प्रावधान जैसे संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, लोक सेवा आयोग तथा न्यायिक व्यवस्था, बाद में ये सब भारतीय संविधान में अपनाए गए। हालांकि भारतीय नेताओं ने इसकी आलोचना इसलिए की क्योंकि वास्तविक सत्ता जो है ब्रिटिश सरकार और गवर्नर के हाथों में ही बनी हुई थी हमारे पास। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। यद्यपि इसमें बहुत सारी सीमाएं थी, फिर भी इसने भारतीयों को जो प्रशासनिक अनुभव है वो प्रदान किया, और जो स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की जो आधारशिला है वो बन के यहाँ रखी हुई थी। इसलिए भारतीय संवैधानिक जो हमारा भारतीय इतिहास है इसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे पास। ठीक है, और इस प्रकार आपसे बच्चों